स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। आज ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल भाग के अंतर्गत लेसन 4 जिसका नाम है कृषि के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपको इसीलिए बताए जाते हैं बच्चों जिससे कि आपको लेसन को समझने में और उसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी समझकर याद करने में आसानी हो। तो देखते हैं इस लेसन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले कृषि क्या है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। देखिए कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक का तात्पर्य होता है जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होता है। जैसे गेहूँ जो है क्या है, प्राथमिक उत्पाद है। ठीक है, गेहूँ लकड़ी काटना, गेहूँ उत्पादन करना, फसलों का उत्पादन करना, शहद इकट्ठा करना, जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना, तो ये सारी क्रियाएं जो है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो हमारी जो कृषि है यह भी एक प्राथमिक क्रिया है। और इसके बाद है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो कृषि में सुधार किया गया है, जो कृषि में जहाँ कहीं कमियां थी उत्पादन से संबंधित या खेती करने से संबंधित, इस क्षेत्र में जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा जो सुधार किए गए हैं वे कौन कौन से हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी। जोतों की चकबंदी का तात्पर्य होता है जो खेत एक किसान के इधर उधर बिखरे होते हैं, उसको कृषि करने में कठिनाई होती है, तो उन बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करके उसको मालिकाना हक देना, ये होता है जोतों की चकबंदी। फिर है क्या किया गया, सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त कर दी गई, इसको प्राथमिकता दी गई। ठीक है, जमींदारी प्रथा होती थी कि जो लोग जमींदार होते थे गरीब किसानों की ज़मीन अपने पास रख लेते थे और उन पर मजदूरी कराते थे, यानी हर तरह से शोषण होता था, इसको भी समाप्त किया गया स्वतंत्र आज़ादी के बाद। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई देश में, उसमें जो मुख्य लक्ष्य क्या था, भूमि सुधार, ये लक्ष्य था। उसके बाद पैकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति जब आई हमारे देश में तो उसमें क्या था, कृषि क्षेत्र में अधिक सुधार करने के लिए अच्छे उर्वरक और अच्छे बीजों और सिंचाई के साधनों, अच्छे उत्तम क्वालिटी के कृषि यंत्रों का उपयोग करके खेती की जाने लगी। और श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध में अधिक बढ़ोतरी होना और किसानों को अच्छा लाभ हो। तो यह क्या था, एक बहुत बड़ा परिवर्तन था किसानों के लिए कृषि के क्षेत्र में। उसके बाद है विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। 1980 और 90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। बाढ़, सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान हो गया। जो किसान थे बाई चांस कभी प्रकृति के द्वारा कभी सूखा हो गया या कभी बाढ़ आ गई या फिर चक्रवात हो गई, ये नहीं जो प्राकृतिक आपदा हैं इनके द्वारा किसानों की फसलों का जो नुकसान होता था, तो इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या किया गया, फसलों का बीमा किया गया। यानी जो बीमा होता है, जैसे हम लोग भी LIC कराते हैं अपनी लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए, इसी तरह किसानों की दशा को भी अधिक सुरक्षित रखने के लिए उनके द्वारा बोई गई फसलों का क्या होता था, बीमा होता था। और बीमा में यह है कि उसमें जो है अगर उसकी फसल का नुकसान हो तो उसकी भरपाई के लिए सरकार उनका कहीं ना कहीं उनको लाभ देती थी। किसानों को कम दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। कुछ किसान होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, धन संबंधी आर्थिक तंगी होती है और इसकी वजह से वो कृषि नहीं कर पाते हैं, ये अपना विकास नहीं कर सकते हैं। तो इसकी कमी को भी दूर करने के लिए सरकार ने ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों की स्थापना की। और इसके अलावा क्या किया, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किया गया।
जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी क्या होता है, किसानों को कहीं जानकारी नहीं मिल पाती है फसलों से संबंधित, मौसम से संबंधित, जिससे कि वह मौसम की जानकारी ले करके अपनी फसलों से संबंधित कार्य कर सकें, है ना। फसलों की कटाई है, बुआई है, कृषि करना है, तो इन सभी को अपडेट रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों के लिए एक स्पेशल एक कृषि चैनल लागू किया और उसमें किसानों से संबंधित ही कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने लगे, जिससे कि दूर बैठे किसानों को भी हर क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती रही। उसके बाद किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। गवर्नमेंट के द्वारा जो फसलें हैं, जो वस्तुएं हैं, कृषि उत्पाद हैं, उनके मूल्य की घोषणा कौन करता है, सरकार करने लगी, जिससे जो बीच के जो दलाल हैं, बिचौलिए हैं, इनसे जो है किसानों को मुक्ति मिली। उसके बाद है कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। देखिए क्या कह रहे हैं, फिर से समझिए। ये जो हमारी कृषि है, इस कृषि का राष्ट्रीय हमारे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है, इसकी क्या भूमिका है, तो इसके बारे में हमें समझना है। तो आप पहले समझ लीजिए कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि प्रधान है, ठीक है। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जो है, इस हमारी कृषि का हमारे अर्थव्यवस्था से क्या योगदान है इसका, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान, यानी जो जीडीपी है इसके उत्पादन में भी कृषि का योगदान है। जनसंख्या के लिए योगदान, जनसंख्या का भरण पोषण भी कृषि के द्वारा ही होता है। अगर किसान अनाज का उत्पादन ना करें तो शायद शहरों में बैठे हुए लोगों की भूख ना मिटे, ठीक है। आजीविका का साधन है। और इसके अलावा भारत सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी का विकास किया गया, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास किया गया। ये कृषि से संबंधित सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं। और इसके अलावा जो निम्नलिखित क्षेत्रों प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कृषि में कौन से प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए हैं, ठीक है। कृषि में कौन से प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए हैं। दूसरा, पैकेट टेक्नोलॉजी क्या है, सरकार किसानों को फसल बीमा क्यों देती है, भारत में कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है। और इसके अलावा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि को किस प्रकार आधुनिक बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसानों के लिए टेक्नोलॉजी और रेडियो पर मौसम संबंधी जानकारी देने के पीछे उद्देश्य क्या है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, जोतों की चकबंदी का क्या तात्पर्य है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सरकार किसानों के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य क्यों निर्धारित करती है। तो ये इतने आपके इस लेसन के आवश्यक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है 8 हैं और इन्हीं के आपको क्वेश्चन सीरियल वाइज आपको बताए जा रहे हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, कृषि में कौन से प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए हैं। पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर देखिए दिया गया है, कौन कौन से सुधार किए गए हैं, ठीक है। तो पहला जो बिंदु है वह है कृषि मेले में लिखित प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए। इसमें पहला, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को विशेष महत्व दिया गया, सिंचाई के लिए योजनाएं बनाई गईं और कम उपयोग भूमि को भी खेत योग्य बनाने के लिए कदम उठाए गए। ये पहली योजना में कृषि के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा सरकार के द्वारा। नए और वैज्ञानिक ढंग से कृषि के साधन अपनाए गए और
इसमें तो किसानों को खाद इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उन्हें कम कीमत पर देने का प्रबंध किया गया। देखिए इसमें आपको जो चीज़ें नोट करनी है वह है कि नए और आधुनिक ढंग से कृषि के साधन अपनाए गए, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद किसानों को खाद इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किए गए और उन्हें कम कीमत पर देने का प्रबंध किया गया। यह आपको नोट करना है इतने। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, इन सब उपायों के फलस्वरूप ही छठे दशक में कृषि में एक महान क्रांति हुई और कृषि वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ा। विशेष रूप से गेहूं, चावल, अधिक खाद्यान्नों के उत्पादन में पंजाब, हरियाणा के राज्यों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में हुई इस महान क्रांति को हरित क्रांति का नाम दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति क्या है। ठीक है, तो आप इनको सभी बिंदुओं को आपको अच्छे से देखना है, समझना है और याद भी करना है। ठीक, और अगला जो बिंदु है, स्वर्ण क्रांति ने न केवल गेहूं, स्वर्ण क्रांति का तात्पर्य किससे था, गेहूं और चावल, अधिक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, वरन भारतीय समाज पर बड़े गहरे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डाले। अब हम कृषि के क्षेत्र में प्राप्त की गई अपनी सफलता पर गर्व कर सकते हैं। अब हमें अपना भोजन दूसरे देशों से नहीं मंगाना पड़ता था। प्रारंभिक काल में क्या था कि अधिक उत्पादन नहीं होता था देश में और जनसंख्या के भरण पोषण के लिए, आवश्यकताओं के अनाज की पूर्ति के लिए हमें दूसरे देशों से कहीं गेहूं मंगाना पड़ता था, कहीं चावल मंगाना पड़ता था। लेकिन बच्चों, जब हरित क्रांति हमारे देश में आई तो हमने इसके माध्यम से अपने देश में अनाजों के उत्पादन के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली और अब हमें किसी अन्य देश से इसको नहीं मंगाना पड़ता। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा है पैकेट टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, पैकेट टेक्नोलॉजी क्या है, तो पैकेट प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी संयोजन या पैकेज खेती के कई सुधार के तरीकों के तहत आदेश कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, देखिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक साथ अपनाया जाता है। हरित क्रांति के कारण ही हमारे देश में ये उत्पादन बढ़ा और इस कारण इसको क्या कहा गया, पैकेट टेक्नोलॉजी। यानी कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन बढ़ाने के लिए इसे एक साथ अपनाया गया और ये क्या था, पैकेट टेक्नोलॉजी। और ये किसके द्वारा संभव हुआ, हरित क्रांति के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था, सरकार किसानों को फसल बीमा क्यों देती है। ठीक है, सरकार किसानों को फसल बीमा क्यों देती है, तो इसका आंसर है फसलें प्रायः प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक आपदा समझते हैं जो प्रकृति के द्वारा मुसीबतें आती हैं, जैसे है बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, सुनामी है और अकाल है, ये सब जो पड़ता है ये सब प्राकृतिक आपदा है। और इसके अलावा ओलावृष्टि है, चक्रवात है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। अनेक लोग आदि के कारण नष्ट हो जाया करती थी ये चीज़ें, फसलें वगैरह, तो ऐसे में किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। बहुत से किसानों को भुखमरी का सामना करना पड़ता था और इन आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई। ठीक है, इसके द्वारा आप घाटे की पूर्ति करना संभव हो गया। अब जो है जो घाटा होता था किसानों को उसकी पूर्ति संभव हो गया, किसके द्वारा, फसल के बीमा के द्वारा। अब किसी भी प्रकार की आपदा से फसल नष्ट हो जाने पर किसानों को पूरा मुआवजा मिलता है, जिससे उसे काफ़ी सुरक्षा हो गई। ठीक है, चौथा क्वेश्चन था, भारत में कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान है, तो इसका कृषि से क्या संबंध है, कितना योगदान है, क्या है, तो देखिए दिया गया है पहला बिंदु, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या आज भी कृषि कार्य में लगी हुई है। और दूसरा बिंदु है इस आंसर का, भारत से कृषि से भारत की विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त होता है। हमारी कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 45% कृषि, वन और मछली पालन से प्राप्त होता है। कुल आय, जो देश की हमारी कुल आय है, टोटल इनकम है देश की, वह किससे प्राप्त होती है, हमारी कृषि से ही प्राप्त होती है। और कुल आय का 45%, देखिए कुल आय 100% जो है, तो 100 में जो 40% है वह किससे प्राप्त होता है, हमारी कृषि से ही प्राप्त होता है। तो इससे तीसरा बिंदु है इसमें, इससे कृषि पर निर्भर उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। और इसके अलावा
पांचवा बिंदु है जो कच्चा माल का मतलब ये है, मान लीजिए जो गेहूं है, गेहूं क्या है, प्राथमिक उत्पाद है। गेहूं से हम क्या बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, गेहूं से हम ब्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने ब्रेड बनाना है तो ब्रेड के लिए हमें क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। तो कच्चा माल ब्रेड के लिए क्या हुआ, गेहूं हुआ। गेहूं क्या है, हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है। सेकेंडरी प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया। तो जो कृषि है वो हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है, पहला उदाहरण हो गया। दूसरा ये है, कॉटन के कपड़े आप पहनते हैं, कॉटन कहाँ से पैदा होती है, खेतों में कपास होती है। तो कपास जब प्रोडक्ट करके किसान नहीं देगा तो कॉटन फैक्ट्री को कपास कहाँ से मिलेगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि कृषि उद्योगों को कच्चा माल अवेलेबल कराती है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहे होंगे सारे बिंदु। अगला बिंदु है, विदेशी मुद्रा कमाने के लिए भी एक बड़ा स्रोत है। विदेशी मुद्रा जो बाहरी जो करेंसी है वो हमें कहाँ से मिलती है, कृषि से मिलती है ना। तो कृषि के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का जब हम बाहर के देशों में इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेंगे, वस्तुएं भेजेंगे, उसके द्वारा हमें वहाँ की करेंसी मिलेगी। तो ये भी बहुत बड़ा योगदान है कृषि का हमारे देश में। अब आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या था हमारा। पांचवा था, भारतीय कृषि को किस प्रकार आधुनिक बनाया जा सकता है। भारतीय कृषि को किस प्रकार आधुनिक बनाया जा सकता है। हमारी जो कृषि है इसको हम क्या करते हैं, जब सब जगह विकास हो रहा है तो कृषि में विकास क्यों ना हो, इसको भी नए ढंग से करना चाहिए। तो कैसे कैसे क्या क्या उपाय किए गए हैं देखिए। भारत में कृषि में परंपरागत औजारों जैसे फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हंसिया, बल्लम के साथ ही आधुनिक मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। किसान जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा मड़ाई के लिए, गहाई के लिए थ्रेसर का प्रयोग करते हैं। भारत में सिंचाई का मतलब खेती और कृषि गतिविधियों के प्रयोजन के लिए भारतीय नदियों, तालाबों, कुओं, नहरों और अन्य कृत्रिम परियोजनाओं से पानी की आपूर्ति करना होता है। भारत जैसे देश में 64% खेती करने की भूमि मानसून पर निर्भर होती है। मानसून क्या है, हमारे देश के जो जलवायु है वह क्या है, मानसून है, मानसूनी हवाओं पर निर्भर है। कभी मानसून आता है, कभी नहीं आता है। आ गया तो बारिश अच्छी हो गई और मानसून नहीं आया तो बारिश कम हुई या अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि प्रधान है। और कृषि किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है, ठीक है। उसके बाद भारत में सिंचाई करने का अधिक महत्व है। उत्पादन में अस्थिरता को कम करना, कृषि उत्पादकता को उन्नत करना, मानसून पर निर्भरता को कम करना और खेती के अंतर्गत अधिक भूमि लाना, काम करने के अवसरों का सृजन करना, बिजली और परिवहन की सुविधा को बढ़ाना, बाढ़ और सूखे की रोकथाम को नियंत्रण में रखना। इन उपायों के द्वारा भारतीय कृषि को आधुनिकतम बनाया जा सकता है, ठीक है। ये हमारी कृषि के लिए आधुनिक करने के लिए ये सभी उपाय हैं। आप इनको पॉइंट वाइज भी याद कर सकते हैं या फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ के भी याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, किसानों के लिए टेलीविज़न और रेडियो पर मौसम संबंधी जानकारी देने के पीछे क्या कारण है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, इसको देखते हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित करने के पीछे जो उद्देश्य था, किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सके और उनके अनुरूप अपने फसलों को वो बो सकें और उनका जुताई कर सकें खेतों की। तो ये था इसका उद्देश्य, मौसम संबंधी जानकारी देने के पीछे किसानों को। और अगला जो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, जोतों की चकबंदी का क्या अर्थ है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब चकबंदी क्या है, बिखरे हुए जोतों को, खेतों को इकट्ठा करना ही, ठीक है। तो चकबंदी वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोका एवं संचयित किया जाए। देखिए, मान लीजिए एक ये किसान है, ठीक है, और इसका जो है एक खेत यहाँ बिखरा है, एक इस कोने में है, इस कोने में है। तो क्या है, इसको कठिनाई आएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सिंचाई का साधन है,
ठीक है ना। सिंचाई के साधन यहाँ है और यहाँ सिर्फ यहीं सिंचाई हो सकती है। यहाँ के लिए ना तो कोई व्यवस्था जाने की, नाली जाने की, ना यहाँ जाने के लिए। तो सरकार ने क्या किया, इन सभी बिखरे हुए खेतों को हटा करके इकट्ठा ही कहीं एक जगह उसको खेती दे दी। तो एक जगह जब इस किसान की खेती एक जगह हो गई तो क्या हुआ, उसको यहाँ पर खेती करने में सुविधा हो गई, सिंचाई में सुविधा हो गई। तो यही क्या कहलाती है, चकबंदी कहलाती है। समझ में आ रहा होगा आपको। ना समझ में आया तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी बात रख सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया आपको, ठीक है। तो रोका जाए संचयित किया, संचयित माने इकट्ठा करना, कृषि के टुकड़ों को, खेती के टुकड़ों को इकट्ठा करना और उनको बिखेरने ना देना किसी भी तरीके से, तथा किसी ग्राम के समस्त भूमि को और कृषकों के बिखरे हुए भूमिखंडों को एक पृथक क्षेत्र में पुनर्नियोजित किया जाए। भारत में जहां प्रत्येक व्यक्तिगत भूमि वैसे ही न्यूनतम है, आपने देखा है अभी, अब तो बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति के पास ज़मीन वैसे भी कम होती जा रही है, वहाँ कभी कभी खेत इतने छोटे होते हैं कि कार्यक्रम खेती करने में भी बाधा पहुँचती है, ठीक है ना। कार्यक्षम, इसे शब्द हटा दो, खेती करने में बाधा पहुंचती है। और चकबंदी द्वारा चकों का विस्तार होता है, जिससे कृषक के लिए कृषि विधियां सरल हो जाती है। जब खेत इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, किसानों को खेती करने में आसानी होगी और कम मेहनत में कम समय में अधिक काम कर सकते हैं, और पारिश्रमिक और समय की बचत होगी। साथ ही निगरानी करने में आसानी होगी। अगर मान लीजिए उसने कोई फसल ऐसी बोई है जहाँ पर उसकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है, वैसे तो सभी फसलों की सुरक्षा आवश्यक है, तो किसान का घर यहाँ है, खेत इसका एक यहाँ, इस तरह हर जगह जगह बिखरे हुए हैं, तो उसकी सुरक्षा भी नहीं कर सकता। तो चकबंदी में बिखरे हुए खेतों को उसको एक जगह टुकड़ों में दे दिया जाता है इकट्ठे, तो उसमें क्या होगा, उसकी सुरक्षा भी हो जाए, सिंचाई भी हो जाएगी और हर तरह से उस किसान को लाभ होगा। इस तरह से ये था चकबंदी। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसमें बिखरे हुए खेतों की मेड़ों से घिर जाती हैं और अंततोगत्वा यह अवसर भी प्राप्त होता है कि गांव के व संस्थानों, सड़कों, मार्गों की योजना बनाकर सुधार किया जा सके। अब अगला जो क्वेश्चन है, सरकार किसानों के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य क्यों निर्धारित करती है। सरकार क्यों निर्धारित करती है फसलों का मूल्य? इसका कारण है, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति, राजनीतिक और अर्थनीति को अच्छे से समझ लेना जरूरी है। 1965 से चल रही देश की खाद्य नीति के तहत सरकार कुछ कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। इस मूल्य निर्धारण का मकसद होता है देश में खाद्यान्न और कृषि उपजों की कीमतों का नियंत्रण रखते हुए किसानों को उपज का सही मूल्य सुनिश्चित करना। यानी जो किसान ने फसल बोई है उसमें जितना भी उसके लागत लगी है, तो किसान उन सभी एंगल से देख करके उस फसल का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है, जिससे कि जो लागत किसान ने लगाई है उसका उसमें लाभ हो, नुकसान ना हो किसी तरह से। इसलिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है। हमें ये सिखाया जाता है कि इसका मतलब केवल सरकारी खरीद से होता है। ये था, तो बच्चों ये था लेसन 4 कृषि भूगोल के अंतर्गत और इसके महत्वपूर्ण बिंदु, और इसी से संबंधित कुछ ये छोटे क्वेश्चन थे। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेकर के इसी लेसन के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जब भी अगले लेसन की वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू, टेक केयर।